कि जिस तरह से नीतीश कुमार को पीछे करके और ललन सिंह और बाकी के लोगों को जी बिल्कुल प्रधानमंत्री ज्यादा भाव दे रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में ट्यूनिंग जो है अभी बैठा नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपना किला जो है, दुर्ग जो है, पूरी तरह से मजबूत करना चाहती है कि जब चाहे जिसको हटा दें, जब चाहे जिसको उतार दें। बिल्कुल चिराग तो ऑलरेडी आप देखिए कि कल ही हमारे रिपोर्टर ने जब उनको माइक भिड़ाया तो अभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने बात नहीं करेंगे कह करके निकल गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है भीतर की बात। और आज हम इस मामले पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हम ये सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर प्रश्न उठ रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार पर भी चर्चा करेंगे। क्या नीतीश कुमार जो है इस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आएंगे? क्या नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसके बाद ना सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली की राजनीति भी गर्मा जाएगी? तो चलिए, बाबा है हमारे साथ, इन पर चर्चा करेंगे। बाबा, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार एक साथ, बिहारी वाला अंदाज नीतीश कुमार ने जगा दिया प्रधानमंत्री मोदी के अंदर। लेकिन बात ये भी तो है ना कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक टिकेगा? क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के भीतर अभी खींचतान चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि सब कुछ ओके है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा ही बिल जी, जिस बिल की चर्चा हम करेंगे, और उस बिल के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जी, बिहार में चुनाव जो होने वाला है, बिहार का चुनाव हमेशा से टफ रहा है, लेकिन इस बार टफेस्ट चुनाव होने जा रहा है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता हो, कारण कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि वो सत्ता में आ जाएगी और उसके हाथ में कमान आ जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी पूरी की पूरी रणनीति तैयार है। विपक्ष पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि राहुल गांधी किसी बिहार के चुनाव में इतना इन्वॉल्व है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि भाजपा कमजोर हुई है जी। और भाजपा जब कमजोर हुई है तो उस पर धावा बोला जा सकता है। 140 माफ कीजिएगा 240 बनाम 232 का ये लड़ाई है, यानी 8 सीटों का अंतर है। भाजपा के पास 240 सीटें हैं, उसको 32 की जरूरत है। बहुमत पाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बने रहने के लिए 32 लोगों की जरूरत है। 3 लोग मिलकर के इसमें साथ दे रहे हैं, खास करके 2 लोग तो बहुत अहम, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, दोनों ने कंधा दिया है। और इस बैसाखी का, जब भी आप बैसाखी पर चलिएगा या कहीं हवा में चल रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से गिरने का डर तो होता है। जमीन छोड़ करके जैसे आप करते हैं, पिछले 2014 और 2019 में ऐसा कहाँ देखने को मिला था। भाजपा जो भी बिल लाती थी वो पास करा हो जाता था, क्योंकि उसके पास बहुमत है। संविधान संशोधन बिल एक ऐसा बिल है जिसमें आपको सिर्फ बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि लगभग आपको 300 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी जी, 350 के आसपास। ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे पास कराएंगे? अगर नहीं पास कराते हैं तो ये बिल गिरेगा जी। और जब बिल गिरेगा तो विपक्ष के पास मौका मिलेगा। विपक्ष को भी मात्र 40 लोगों की जरूरत है और आपको 32 लोगों की जरूरत है। 8 सीटों का अंतर है। और ये आंकड़ा हो सकता है क्योंकि अगर नीतीश नाराज हो गए, नायडू नाराज हो गए, बिल्कुल शिंदे नाराज हो गए, चिराग तो ऑलरेडी आप देखिए कि कल ही हमारे रिपोर्टर ने जब उनको माइक भिड़ाया तो अभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने बात नहीं करेंगे कह करके निकल गए। इसका सीधा मतलब होता है कि कुछ तो है भीतर में जो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस कानून के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अराजक हो जाएगी जी। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि इस तरह का एक कानून पहले भी आ चुका है, कानून का दुरुपयोग हुआ है, आपातकाल जिसका नाम आपने सुना होगा। इंदिरा गांधी पूरी तरह से अराजक हो गई थी और जिसका नतीजा क्या हुआ था सबको पता सब जानते हैं। बिल्कुल। इसके बाद एक ऐसा ही कानून जो कि किसी भी चुने हुए सदस्य को, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, किसी भी सदन में कोई भी व्यक्ति हो और अगर दागी है, उस पर कोई अपराध किया है और अपराध साबित हो जाता है, उसको 5 साल की सजा हो जाती है, तो वो वैध नहीं रहेगा चुनाव लड़ने के लिए। उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और ये बिल सदन में पास हो चुका था जी। इस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ा था, सबको याद है जी। आज वही राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। तो इस पर एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पूछा है कि हमें भी उस समय लगा था कि राहुल गांधी इस देश के संविधान के और खास करके
चाहते हैं कि आम जनता की भावना है उसके अनुरूप काम हो और दागी लोग, सजा याफ्ता लोग बिल्कुल भीतर ही रहें और उन लोगों को फिर से पुनः मौका न मिले कि वो सामाजिक कार्यों में रहें और चुनाव जीत करके फिर से उस तरह के अनैतिक काम करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या इस देश की जनता ये चाहती है कि फाइल साइन होने के लिए जेल में जाए। हमने हाल फिलहाल में एक महारानी सीरियल देखा था जी। आपने भी शायद देखा होगा, कई लोगों ने देखा है। उस सीरियल में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें इस देश की एक तस्वीर से मिलती है। जब भी कुछ होता था तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी सत्ता के लोग बैठा हुआ है जी, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है जिसके अंडर ये पूरा एम्पायर चल रहा है, वो जेल में ही फाइल मंगा करके साइन किया करते थे। अभी हाल फिलहाल में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा, ये भी एक इतिहास ही है। तो इन सभी बातों को लेकर के नैतिकता की बात करने वाले लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब इस बिल को लेकर के निश्चित रूप से आम जनता को ये बात समझ में आती है कि ये बिल निश्चित रूप से एक बढ़िया बिल है, इसलिए चुने हुए अच्छे खासे लोग आएंगे और वो समाज को कुछ देंगे जी। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि जब इन्हीं सब बातों को लेकर प्रशांत किशोर कहा करते थे कि बेदाग लोग होने चाहिए, उन्होंने ये भी कहा था कि 1000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड जी बिल्कुल, जिन परिवारों के अंदर ही पूरा का पूरा शासन चलता है, उन्हीं में से कोई जीत करके आता है, कोई हार के आता है, नए लोगों को तो एंट्री ही नहीं मिलती है। और आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि सड़क पे जो कुत्तों का आपने देखा होगा, उसका एक झुंड होता है जी। जिस मोहल्ले में जो कुत्ता होता है वो वहीं का रहता है। इससे किसी को तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक आम बात कह रहा हूं कि जो जहां रहता है वो दूसरे को एंट्री नहीं करने देता। बिल्कुल राजनीति में भी इसी तरह की बात है कि राजनीति में भी लोग दूसरे किसी को एंट्री होने देना नहीं चाहते हैं। नए लोगों की एंट्री के लिए तो सब मिलजुल करके उसको हराने की तैयारी शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी और अमित शाह दोनों को अगर आप तुलनात्मक तरह से देखें तो जो बातें राहुल गांधी ने पहले की थी, बिल फाड़ा था जी, जिसके चलते लालू यादव अभी भी आप देख रहे होंगे कि चुनाव लड़ने में बिल्कुल परेशान है। और दूसरी तरफ यही ऐसा ही बिल लेकर के आ रहा है। इस बिल के को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो तो एक तरह की जगह है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बिल के साथ साथ मैंने आपके साथ कल खबर किया था, उसमें मैंने बताया था कि विपक्ष के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नायडू जी बातों को समझे, तथ्यों को जाने और ये समझे कि 29 के चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना किला जो है, दुर्ग जो है, पूरी तरह से मजबूत करना चाहती है कि जब चाहे जिसको हटा दें, जब चाहे जिसको उतार दें। बिल्कुल इन सभी बातों को लेकर के जो महाराष्ट्र में हुआ वो भी सबको पता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो फुल एकदम मेजोरिटी में थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों में भी हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ सबने देखा हो। इन सारी बातों को लेकर के अब ये बातें चर्चा में आ गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल पूरा करेंगे। इसके 2 फैक्टर जी। पहली बात तो आप देखे होंगे कि अभी तक जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम था सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में ट्यूनिंग जो है अभी बैठा नहीं है। बिल्कुल दूसरी तरफ नायडू और नीतीश दोनों को इस बात का डर लग रहा है कि कब उनके साथ क्या हो जाए जी। निश्चित रूप से नीतीश भले ही इस बात को नहीं बोले हैं, मंच पर खड़ा होकर के एक बार फिर से हाथ पकड़ के जी एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कितना प्यार है। ऐसी ही एक तस्वीर 2013 में आई जी बिल्कुल, जिस तस्वीर में पंजाब की वो तस्वीर थी और दोनों के हाथ मिलाकर कैसे खड़ा मंच पर तस्वीर आई थी। उस तस्वीर के बाद से नीतीश कुमार ने उस तस्वीर के पब्लिक डोमेन में आने के बाद भोज कैंसिल किया और अपने आप को भी एनडीए से बाहर कर लिया जी। आज वैसी ही तस्वीर सहजता के साथ नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके उन्होंने मोदी पर दिखाया, जिसकी तस्वीरें भी आपने खबरों में भी आपने किया है। बिल्कुल तो ये क्या इशारा करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से नीतीश कुमार को पीछे करके और ललन सिंह और बाकी के लोगों को जी बिल्कुल प्रधानमंत्री ज्यादा भाव दे रहे हैं, इसके मायने क्या है? क्योंकि ललन सिंह तो मुख्यमंत्री है नहीं उनके लिए तो, लेकिन वो मुख्यमंत्री से कम भी तो नहीं लग रहे बाबा। बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीर है। बिल्कुल अब इन सभी बातों को लेकर के 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय दल आप जानती हैं कि वो परिवारवाद से लेकर के और अपने लोगों के बीच में होती है, तो उनको इस बात से बहुत डर होता है। नीतीश कुमार के साथ साथ आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले सकती हैं। 2 ऐसे नेता हैं जिनको परिवारवाद से दूर अब तक रहे हैं। वो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं है। बिल्कुल वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो उनके बेटा और बेटी दोनों राजनीति अलग है, राजनीति से अलग है। इसमें कई परिवार हैं जो परिवारवाद के साथ ही राजनीति में प्रवेश किए हैं। लालू प्रसाद का नाम आप ले सकती हैं, जीतन राम मांझी का नाम ले सकती हैं,
उसके बाद रामविलास पासवान का नाम ले सकती हैं, यहाँ तक कि आप शकुनी चौधरी का भी नाम ले सकते हैं, उनके पुत्र भी राजनीति में हैं, उनकी पत्नी भी राजनीति में रही हैं। तो ये सभी चीजें, इसके अलावे भी बहुत लोग हैं, जैसे अशोक चौधरी हैं, उनके भी आप देख लीजिए। इसके बाद और भी ये काफी संख्या में लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कानून आए। तो क्या ये इस कानून के आने से पहले, इसके वोटिंग के समय, क्या ये लोग विरोध करेंगे? अगर विरोध करेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बचेगी? मतलब मोदी युग जो है उसकी कहीं ना कहीं समाप्ति की भी बात सामने आ रही है। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जी। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। अभी एक वोटिंग हुआ था संविधान सभा का, आपने देखा होगा, जिसमें जीत करके राजीव प्रताप रूडी जीते जी। उनके अगेंस्ट में जो खड़ा था वो कौन था? बीजेपी के ही थे, अमित शाह ने ही उतारा था। अमित शाह ने उस कैंडिडेट को उतारा था और अमित शाह चाहते थे कि राजीव प्रताप रूडी बैठ जाए। तो क्या राजीव लगातार रिकॉर्ड रहा राजीव प्रताप रूडी का जीतने? उनको वोट करने वाले लोग कौन है? निश्चित रूप से वही लोग होंगे जो बीजेपी के हैं जी। तो संजीव बलियान के हार जाने का मतलब ये क्या होता है? कहीं ना कहीं साख गिरी है अमित शाह की। अमित शाह वो शख्स हुआ करते थे कि जो कह दिए वो कानून था जी। हमने देख लिया लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। इसके बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें विपक्ष जो है धीरे धीरे एक एक कदम करके अपने आप को सेटल कर रहा है। जो चर्चा है उस चर्चा में नीतीश कुमार को फोन आया है जी। किसका फोन आया? मैं इसी मुद्दे पर आना चाहती थी कि आखिर किसने फोन किया उनको और क्या अभी तक क्लियर नहीं है कि उनको फोन राहुल गांधी ने किया है, रेडी रहने की बात सामने आ रही है कि रेडी रहिए, लालू प्रसाद ने किया है, या फिर चंद्रबाबू नायडू ने किया है, या एकनाथ शिंदे ने किया है, या फिर कोई किसी और ने किया बिल्कुल। नीतीश कुमार को ये फोन आ गया है कि आप रेडी रहिए, जो परिस्थितियां हैं वो आपके पक्ष में नहीं जा रही है। पहले भी कई ऐसे कानून हैं जिसको लेकर के आप पहले से फंसे हुए हैं। सीए एनआरसी को लेकर के आप पर लोगों का पहले से दबाव है जी। उसके बाद वक्त बिल का आपने समर्थन कर दिया, और नहीं तो आपके जो ललन सिंह है उस सदन में इस बिल को दुनिया का सबसे बढ़िया बिल बता दिए, उसको लेकर के भी मुस्लिम समाज नाराज है। बहिष्कार करने का फतवा जारी करने का तभी तो कल मुस्लिम लोग के साथ बैठ करके मीटिंग हो रही। इसके अलावे ये भी एक लुभाने की कोशिश है, चौंकाने वाली ही बात है। इसके अलावे एसआईआर का मुद्दा है जिसमें आप पूरी सबसे ज्यादा घिर रहे हैं। बिल्कुल बिहार में आप देख लीजिए विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है वो एनडीए के, और खास करके कहा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है उसके पक्ष में नहीं है। यही अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं कि कभी बड़े बड़े हाथियों को एक साथ बैठाने का काम करते थे, बिल्कुल धराशायी कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे करके 2019 के चुनाव जीतने के बाद, जब 2020 में बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, तो आपने देखा होगा कि कर्नाटक में ये चुनाव हार गए, इनकी सरकार थी वहां। तेलंगाना में ये चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप कहाँ 303 थे, आप घसट कर, जबकि आप राम मंदिर निर्माण करवा दिए 240 पे आप। और आज कोई ये भी गौर करने वाली बात है बाबा, क्या जब सम्राट चौधरी हैं तो उन्होंने ये नहीं बोला स्वागत कहाँ से करते हैं, तो अयोध्या राम मंदिर और यहाँ जानकी मंदिर। बिल्कुल। तो ये सेंटीमेंट आपका अब काम नहीं कर रहा है, और कितने दिनों तक लोगों को बना कर रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बारे में ये पता है लोगों को, कहा तो ये भी जा रहा है, आप ही के साथ मैं खबर कर रहा था तो उस खबर में ये आया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के जो स्ट्रेटजी, अभी तक अमित शाह ने एक बार भी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। इस स्ट्रेटजी को लेकर के नीतीश कुमार भीतर भीतर हिले हुए। सम्राट चौधरी को आगे करने का भी यही रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रही होंगे कि सम्राट चौधरी, वहीं विजय सिन्हा को देख लीजिए, विजय सिन्हा बैकफुट पे पीछे रहते हैं, वो भी तो उप मुख्यमंत्री हैं। तभी तो तेजस्वी यादव ने बोना तो करार दिया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती है, जैसे योगी आदित्यनाथ को आप देख लीजिए, उनको भी, लेकिन इन लोगों को निपटाने में भी भारतीय जनता पार्टी कम नहीं है। आप देख लीजिए अभी शिवराज सिंह चौहान कहाँ है, वसुंधरा कहाँ है। जब देखते हैं कि फोकस जा रहा है बस उसको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ब्लर कर दीजिए। 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। पहली बात ये कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसका कद घटा है, पावर घटा है, इसीलिए कई जगहों पर आपकी हार हुई है। साउथ के क्षेत्र के लिए आप साउथ के अगर नहीं हारते तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि बीच में ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाए और साउथ से ही आप उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट करके ले आइए। यहाँ भी मामला अटका हुआ है, क्योंकि अब 2 तरह की बातें हैं। जो विपक्ष ने कैंडिडेट उतारा है उस कैंडिडेट को लेकर के अब असमंजस की स्थिति में चंद्रबाबू नायडू भी हैं कि वो क्या करेंगे। तो ये सभी परिस्थितियां नीतीश कुमार और नायडू जो मेन पिलर हैं, जिस पर
नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नानी दोनों मिल करके, नीतीश और नायडू जी, ये दोनों मिल करके आपस में बातचीत कर रहे हैं जी, और इस बातचीत में जो चिराग पासवान है जी, या फिर एकनाथ शिंदे हैं, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया है और मुख्यमंत्री भाजपा ने अपना बना लिया है। वक्त पड़ा तो उनको मुख्यमंत्री बनाया और जैसे समय आया उनको उतार दिया। क्या ये सब लोग मिल करके कोई भीतर भीतर प्लान बना रहे हैं जी? ये सोचने वाली बात को रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये बात वही हो सकती है जिससे कि इन क्षेत्रीय दलों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी में आ रहे हैं ये लोग, और उसी परेशानी का हल निकालने के लिए अचानक से तख्ता पलट मत हो जाए जी। बिल्कुल, ये बात सबसे बड़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अगर चली जाए 5 साल से पहले, एक तो आरएसएस का दबाव पड़ रहा है और आरएसएस भी नहीं चाहता है कि अब ज्यादा इन लोगों का प्रभाव रहे, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल सकती हैं, सीन बदल सकता है और इस देश में एक बार फिर से कुछ अलग देखने को मिल सकता है। धन्यवाद बाबा। तो देखिए, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा जिस मुद्दे पर था कि नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार आकर के तमाम बातें रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी एनडीए गठबंधन चल रहा है, एनडीए गठबंधन जिस ट्रैक पे चल रहा है उसमें काफी कुछ परेशानी है। सीट शेयरिंग का अगर मामला देख लीजिए वो है, इसके अलावा और भी कई सारे मामले हैं जिसको लेकर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ पक जरूर है। और इधर नीतीश कुमार को फोन आ जाता है, फोन आता है नीतीश कुमार को, और फोन ये आता है कि रेडी रहिए। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ विधानसभा चुनाव जब बिहार में होगा इसमें सामने आएगा, और बिहार विधानसभा का चुनाव का असर दिल्ली में किस तरह से पड़ता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।